अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं सर जहाजेब को। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है। आज हम उसको टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को, जो कि है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। बेटा आइसोटोप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एटम्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इवन कि वो हॉस्पिटल्स हो, इवन कि हमारा आर्किटेक्चर्स में हो, इवन कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग में हो, हमारी पावर जनरेशन में हो, एज ए मेडिसिन हो, हर जगह पे यहाँ पर आइसोटोप्स यूज होते हैं बेटा। उनमें से कुछ एप्लीकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहली जो एप्लीकेशन वो है हमारे पास मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग बेटा, तो ये मेडिकल इमेजिंग है क्या, जरा पहले इसको देख लेते हैं। सिंपल सी इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। मेडिकल इमेजिंग इन मेडिकल इमेजिंग पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी आर टेकन थ्रू स्पेशलाइज्ड machines. Why? To detect diseases। कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स की जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनकी पिक्चर्स ली जाती हैं थ्रू स्पेशल डिवाइसेस, थ्रू स्पेशल टेक्निक्स। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा मेडिकल इमेजिंग। इस मेडिकल इमेजिंग में मुख्तलिफ आइसोटॉप्स इस्तेमाल होते हैं। और कौन कौन से आइसोटॉप्स इस्तेमाल होते हैं जरा देखिए बेटा। डिफरेंट डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इस्तेमाल होते हैं। लाइक जैसे कि बेटा टेक्नीशियम 99M, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, फ्लोरीन 90 एंड कार्बन 11 एक्सेट्रा। ये कुछ आइसोटोप्स हैं। टेक्नीशियम 99M, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, F90 एंड कार्बन 11। ये आइसोटोप्स मेडिकल इमेजिंग की फील्ड में यूज होते हैं फॉर टेकिंग पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ पेशेंट। अब इसमें से अगर हम सिर्फ एक की बात करें, हम एक को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, टेक्नीशियम 99, कि ये किस तरह से यूज होता है बेटा। टेक्नीशियम 99M बेटा, इसके नाम में आपने देखा होगा कि मैंने टेक्नीशियम 99 उसके बाद ये M लिखा, जबकि बाकी किसी में भी कुछ नहीं लिखा। तो इस M का क्या मतलब है बेटा, जरा उसको पहले देख लेते हैं कि टेक्नीशियम 99M यहां पर हमने ये M क्यों लिखा बेटा। इट इज मेटास्टेबल आइसोटोप। ये एक मेटास्टेबल आइसोटोप है, ये स्टेबल नहीं है बल्कि ये एक मेटास्टेबल आइसोटोप है। मेटास्टेबल आइसोटोप, मेटास्टेबल स्टेट, हम उस स्टेट को कहते हैं जिसने चेंज होकर फिर स्टेबल में कन्वर्ट होना होता है। और इसकी लाइफ, इसका टाइम स्पेन बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन टेक्नीशियम के केस में, टेक्नीशियम 99M इसके केस में
इस मेटास्टेबल आइसोटोप का जो लाइफ टाइम है वो कम से कम इतना है कि हम एक इमेज बना सके, इमेज हम क्रिएट कर सके। तो सबसे पहली बात ये क्या है, मेटास्टेबल आइसोटोप है। उसके अलावा बेटा इट इमिट गैमा पार्टिकल्स। ये कौन से पार्टिकल्स इमिट करेगा बेटा, गैमा पार्टिकल्स। ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स नहीं इमिट करता। अल्फा और बीटा पार्टिकल बेटा ज्यादा इंजुरियस होते हैं, जबकि गैमा पार्टिकल एक लाइट से पार्टिकल है, इट इमिट्स गैमा पार्टिकल। ये गैमा पार्टिकल इमिट करते हैं। और उसके अलावा बेटा इट्स इट्स लाइफ टाइम is enough to take पिक्चर। इसका लाइफ टाइम कम से कम इतना होता है कि हम क्या ले सके बेटा, पिक्चर ले सके। होता कहां पर इस्तेमाल होता है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग ऑफ ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा बेटा। ये इन ऑर्गन की मेडिकल इमेजिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा टेक्नीशियम। होता कैसे है बेटा, हाउ हाउ किस तरह से ये इस्तेमाल होता है बेटा, डॉक्टर्स डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटा, डॉक्टर्स इंजेक्ट, क्या इंजेक्ट करते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बेटा। दे इंजेक्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किस में बेटा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ पेशेंट। ये पेशेंट के ब्लड में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंजेक्ट करते हैं एंड विजुअलाइज, और फिर देखते हैं एंड विजुअलाइज द चेंजेस अकर, जो कि तब्दीली रोनुमा हो रही होती है, चेंजेस अकर एट स्पेसिफिक साइड ऑफ एन आर्गन। किसी भी आर्गन के किसी एक जगह पे जो चेंजेस हो रही होती है फिर उसको डॉक्टर्स देखते हैं। किस तरह से देखते हैं बेटा, थ्रू स्पेशल कैमरास, थ्रू स्पेशल कैमरास। कुछ स्पेशल कैमरास इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जाहिर बात है कौन से कैमरास इस्तेमाल किए जाएंगे, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये कौन सी रेस इमिट करते हैं, गैमा रेस। तो जो कैमरास होंगे वो भी गैमा रेस को डिटेक्ट करने वाले होंगे, इस वजह से उनका नाम हम यहाँ पर है गैमा कैमरा, स्पेशल कैमरास। हम यहाँ पर लिख देते हैं गैमा कैमरास, गैमा कैमरास। क्लियर बेटा। मैंने यहाँ पर दोबारा आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। किस चीज को इंजेक्ट, उसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट करेंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब खून में। उसके खून में वो इंजेक्शन से उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट करेंगे और वो जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स टारगेटेड आर्गन के किसी खास जगह पे पहुंच के कोई ना कोई वहां पे तब्दीली रोनुमा करेगा, फिर वो उस तब्दीली को देखते हैं बेटा एंड विजुलाइज चेंजेस अकर एट स्पेसिफिक साइट ऑफ एन आर्गन। किस तरह से देखते हैं, थ्रू स्पेशल कैमरास, कुछ स्पेशल कैमरास के जरिए। और उन कैमरास का नाम क्या उन्होंने रख दिया बेटा, लाइक गैमा कैमरास। क्लियर बेटा। ये तो थी आपके पास एक एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल इमेजिंग। आज जरा सेकंड उसको देखते हैं बेटा। जो एप्लीकेशन है वो है आपके पास रेडियो एक्टिव डेटिंग, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं या फिर सिर्फ कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं बेटा। दूसरी एप्लीकेशन में यहां पर लिखने जा रहा हूं बेटा, नंबर 2 रेडियो एक्टिव डेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग है क्या, या कार्बन डेटिंग है क्या बेटा, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ
टेक्निक ऑफ किस चीज की बेटा, ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेट करने की टेक्निक, एस्टिमेशन किस चीज की, इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एज, एज को एस्टिमेट, एज को डिटरमाइन करने की टेक्निक, इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एज, किस चीज के एज बेटा, ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स। ये एक टेक्निक है कि जो मुर्दा प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनकी एज मालूम करने की ये एक टेक्निक है बेटा। किस तरह से, बाय डिटरमिनिंग, उसमें वो क्या मेजर करते हैं कि उन्हें उसकी एज का पता चल जाता है बेटा, बाय डिटरमिनिंग द परसेंटेज या फिर अमाउंट, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन विच इज अ कार्बन 14। ये क्या करते हैं कि उस मुर्दा पौधे या फिर जानवर की बॉडी में कार्बन 14 की अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं, कार्बन 14 की अमाउंट को डिटेक्ट करते हैं और फिर उस अमाउंट से वो अंदाजा लगाते हैं कि वो प्लांट या फिर वो एनिमल कितने साल पहले मरा था या फिर उसकी उम्र कितनी है बेटा। होता क्या है, डेली लाइफ में तमाम जानदार अपने अंदर अपने इन्वायरमेंट्स में कार्बन अब्सॉर्ब करते चले जाते हैं। इस वक्त मैं हूं, आप सब हैं, तो आप भी अपनी बॉडी में कार्बन थोड़ी बहुत अब्सॉर्ब कर रहे हैं और वो कार्बन, उसमें कार्बन 14 भी शामिल है, ट्रेसेस ऑफ कार्बन 14 आर आल्सो इंक्लूडेड। तो जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर वो कार्बन 14 के ट्रेसेस हैं, लेकिन बेटा जब हम मर जाते हैं, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, मर जाता है, फिर उस वक्त तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन 14 नहीं ले रहा होता। अगर वो उस वक्त अपने इन्वायरमेंट से कार्बन 14 नहीं ले रहा होता तो फिर बेटा होता क्या है कि उसकी बॉडी में जो ऑलरेडी मौजूद कार्बन 14 है वो डिके होना शुरू हो जाती है, वो डिके होना शुरू हो जाती है। और फिर अगर वो उसे फिर हम देखते हैं कि अगर उसे मरे हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो उसमें 10 15 20 30 सालों में वो कार्बन 14 डिके होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। और हमने अगर 100 साल के बाद किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का कोई हमने पार्ट ले लिया जो कि 100 साल पहले मर गया था लेकिन अभी हमें नहीं पता, या कुछ अरसा पहले मर गया था, उसका कोई पार्ट हमें अगर मिल जाए तो हम उसमें देख लेंगे कि उसमें कार्बन 14 कितना बाकी है। तो कार्बन 14 कितना बाकी है उसका अंदाजा लगा के हम बता देते हैं कि ये जो फोसिल है, ये जिस जानदार का फोसिल है वो जानदार इतने साल पहले जिंदा था और उसके बाद वो जानदार मर गया। एक इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा हो या फिर जो इसकी हाफ लाइफ अगर हम देखें, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 500 735 ईयर्स, इसके इसके ही अप्रोक्सीमेटली है 5735 साल। तो अगर बेटा इफ यू फाउंड पीस ऑफ अ वुड, अगर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिले एंड देन measure the amount of कार्बन 14 इन इट, आप उसमें क्या करें, कार्बन 14 की अमाउंट मेजर करें। अच्छा आपने अमाउंट मेजर कर ली, फिर क्या होगा बेटा, इफ इट इज लेस, इफ इट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन लिविंग प्लांट, अगर वो एक जानदार पौधे में मौजूद कार्बन 14 की अमाउंट से कम है तो फिर बेटा इसका मतलब क्या हुआ, it means the plant of the wood, या फिर इसको यूं लिख सकते हैं, the wood is of the dead plant that dead many years ago, जो कि काफी साल पहले मर चुका था प्लांट।
चलिए इस बात को समझते हैं जरा। अगर कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5735 साल, मतलब अगर 1 ग्राम हमारे पास अभी कार्बन 14 हो, 1 ग्राम, तो 5735 साल के बाद वो हमारे पास 0.5 ग्राम बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 0.5 ग्राम। आपको जो एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, ये पीस ऑफ वुड मिला, आपने इसमें कार्बन 14 की अमाउंट फाइंड की, और वो अमाउंट आपको कार्बन 14 की मिली उसमें फॉर एग्जांपल 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। और जो अभी लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट, उसमें कार्बन 14 की अमाउंट फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्राम है, मतलब आपने जो लकड़ी का टुकड़ा फाइंड किया उसमें कार्बन 14 की अमाउंट 0.5 ग्राम है, और लिविंग प्लांट में कितनी है? 1 ग्राम। आपको पता है कि ये, आपको हाफ लाइफ से उसका अंदाजा है कि ये कितने साल के बाद जाके आधी होती है। अगर उसकी हाफ लाइफ मैं बता रहा हूं कि 5735 साल है, इसका मतलब ये कि आपने जिस लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा है वो 5735 साल पहले क्या हुआ था, वो प्लांट मर चुका था। तो ठीक है, इससे आपने अंदाजा लगा लेना है। आपको हाफ लाइफ कार्बन 14 की पता है, आपका जो डेड मटेरियल है उसमें से भी आप कार्बन 14 की अमाउंट फाइंड कर लेंगे, और उस अमाउंट का आप कंपैरिजन करेंगे लिविंग, आपका जो स्पीशी है उसमें मौजूद कार्बन 14 की अमाउंट से, तो उसकी हाफ लाइफ से आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये जो डेड पीस मुझे मिला है जिस भी ऑर्गेनिज्म का है, ये इतने साल पहले वो ऑर्गेनिज्म क्या हो चुका था बेटा? एक्सटिंक्ट हो चुका था, वो इस दुनिया से खत्म हो चुका था। इट इज क्लियर? ये तो थी हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि थर्ड एप्लीकेशन है, वो क्या है बेटा? measure the strength of concrete and metals। बेटा ये देखने के लिए कि ये जो कंक्रीट भरी जाती है, कंक्रीट बेसिकली क्या होती है? कंक्रीट एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास सीमेंट, रेत, बजरी और सरिये, लोहा जिसे हम बोलते हैं, आयरन जिसे हम बोलते हैं, इन सब का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो हमारे पास कंक्रीट बनता है बेटा। ये कंक्रीट हमारे पास लेंटर, छतों के लेंटर डालने के लिए, हमारे पास पिलर बनाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए कंक्रीट का यूज किया जाता है। तो जब उस कंक्रीट की भराई की जाती है तो उसमें कहीं कहीं बबल्स रह जाते हैं। बबल्स मतलब वो कंक्रीट पूरी उसमें फिल सही तरह से नहीं होती, इस वजह से फिर जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उस जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट किया जाए। वाइब्रेट से क्या होगा कि वो बजरी और रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन की वजह से खाली जगहों में फिल होते चले जाएंगे और कंक्रीट बिल्कुल पूरी फिल हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर वो ऐसा ना करें तो वो कंक्रीट को भरते हुए वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खाली खाली जगह बच जाएगी, जिसकी वजह से कंक्रीट क्या होगी? एक कमजोर कंक्रीट होगी, और वो जिस इमारत में वो कंक्रीट होगी उस इमारत का जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो उस कंक्रीट में खाली जगह को डिटेक्ट करने के लिए, कहीं क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, इसी तरह से जो मेटल्स हैं उनमें कोई बबल्स वगैरह तो नहीं है, वो मेटल बिल्कुल सॉलिड है, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। और इस सिलसिले में भी उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादातर गैमा रेज इमिट करती हैं, और गैमा रेज इमिट करने की वजह से इसको भी इसको जो डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी गैमा रेज स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि गैमा रेज को क्या कर सके बेटा? डिटेक्ट कर सके। सिंपल सी 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसको आपने ऐसा अपनी बुक से बेटा क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इसमें ऐसी कोई खास समझाने वाली बात नहीं है बेटा। जो आपके पास 4 है उसमें क्या है? आपके पास पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, पावर जनरेशन का मतलब यह है कि बिजली पैदा करना। बिजली पैदा करना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या पैदा करना बेटा? बिजली पैदा करना। होता क्या बेटा इन दिस प्रोसेस? इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इन दिस प्रोसेस a heavy nuclei या न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम 238 या फिर 235। अच्छा, हैवी इसलिए बोला मैंने यहाँ पर, हैवी न्यूक्लियस इसलिए बोला क्योंकि उसका मैस ज्यादा है, उसका एटॉमिक मैस ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस। अ हैवी न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम 235 ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है किसमें बेटा? इनटू इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस with the release of
with the release of high amount ऑफ एनर्जी, वहां से बहुत ज्यादा बेटा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना। अब इसमें क्या टूट रहा है, इसमें बेटा बेटा एक हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है और वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में तब्दील हो रहा है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है। उसी एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे। आज जरा देखते हैं कैसे। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक हैवी न्यूक्लियस है जिसमें काफी सारे प्रोटॉन हैं और काफी सारे बेटा क्या है, न्यूट्रॉन है। मैं यहाँ पर एक हैवी, ये एक फॉर एग्जांपल आपके पास हैवी न्यूक्लियस जिसमें क्या है, काफी सारे प्रोटॉन है और काफी सारे न्यूट्रॉन है। बेटा इसको हमने तोड़ा है, इसके ऊपर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडिएशंस डाल के, कुछ रेडिएशंस डाल के, फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन, और ये रेडिएशंस कहाँ आ रही है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है बेटा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ये रेडियो एक्टिव सोर्सेज से आ रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन। वो क्या करेंगे बेटा, इस हैवी न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, और हैवी न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद इसे बेटा स्मॉलर न्यूक्लियस में बेटा तब्दील कर देंगे। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या कर देंगे, तब्दील कर देंगे। ये ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है बेटा, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, इन्हीं न्यूक्लियस में वो उसको तब्दील कर देंगी। और साथ साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हैवी न्यूक्लियस है बेटा, हैवी न्यूक्लियस, और ये कि आपके पास स्मॉलर या फिर लाइट न्यूक्लियस, मतलब ऐसे एटम्स पैदा कर देना जिनका एटॉमिक मास क्या है, कम है, और साथ में बेटा क्या होगी, एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बेटा। अब इस एनर्जी से क्या किया जाएगा बेटा, इस एनर्जी को भेजा जाएगा, इस एनर्जी से बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस की जाएगी। ये बॉयलर को सेंड की जाएगी, उससे क्या बेटा, स्टीम, भाप, जिसको आप बोलते हैं भाप, भाप प्रोड्यूस की जाएगी। उसी भाप से बेटा क्या चलाई जाएंगी, टरबाइन्स, टरबाइन्स चलाई जाएंगी। उन्हीं टरबाइन्स से क्या बेटा चलाया जाएगा, जनरेटर चलाया जाएगा, और जनरेटर क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को बेटा कहाँ भेजा जाएगा, ग्रिड स्टेशन में, और ग्रिड स्टेशन क्या करेगा, उसको बेटा हमारे घरों में भेज देगा इस्तेमाल करने के लिए बेटा। ये कंस्ट्रक्टिव यूज है इसका, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, फॉर पावर जनरेशन। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव यूज भी है। डिस्ट्रक्टिव यूज क्या है कि आप इसी एनर्जी को, ये जो पूरा रिएक्शन मैंने बताया, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ये तो हम क्लोज्ड जगह पे करेंगे, उन जगहों को हम बोलते हैं, उन इमारतों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर बेटा हम इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर में ना करें और किसी ओपन जगह पे करें, तो फिर बेटा ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी, जिसको फिर हम बोलते हैं कि ये क्या है, एटम बम। एटम बम सेम इसी प्रिंसिपल पे बेटा क्या करता है, काम करता है। दोबारा एक दफा बता देता हूँ, इसमें होता क्या है कि आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ती हैं, स्मॉलर न्यूक्लियस बनाती हैं, साथ में एनर्जी, उस एनर्जी को बॉयलर बन जाता है, बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन जनरेटर को चलाती है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसी इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड स्टेशन में भेजा जाता है, और वही ग्रिड स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में भेज देते हैं बेटा। इट इज क्लियर। ये तो हमारे पास हो गई पावर जनरेशन। इसके अलावा और यूज देख लेते हैं कि कहीं और भी यूज है इसका या फिर नहीं है बेटा। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है इसकी एप्लीकेशन वो है इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेटा इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास जो फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ एप्लीकेशन वो है क्या है बेटा, यूज यूज इन मेडिसिन। यूज इन मेडिसिन बेटा, मेडिसिन में एज ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है, और ट्रीटमेंट ज्यादातर फॉर कैंसर एंड थायराइड ग्लैंड इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बेटा फॉर ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आयोडीन 131 का आइसोटोप बेटा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पूरे टॉपिक में हमारे पास ये एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगी, और आपसे पिछली वाली जो बुक थी उसमें तो उन्होंने हेडिंग्स बनाई हुई थी, लेकिन इसमें हेडिंग्स उन्होंने नहीं बनाई हुई। अगर हेडिंग्स नहीं बनाई हुई तो बेटा आपने इसको हेडिंग्स बना के ही लॉन्ग क्वेश्चन को सेट कर लेना है।
जो पहली हेडिंग बनेगी वही आपके पास मेडिकल इमेजिंग वाली बनेगी। उसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई टेक्नीशियम 99M इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, कि सिर्फ टेक्नीशियन 99M को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि वो बेटा मेटा स्टेबल आइसोटोप है, वो गैमा रेज इमिट करता है। गैमा रेज अगर वो अल्फा और बीटा रेज इमिट करता तो वो अल्फा और बीटा रेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं बॉडी को, इसलिए वो लेस इंटेंस गैमा रेज प्रोड्यूस करेगा। और उस गैमा रेज को डिटेक्ट करने के लिए आज कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास लगाए होते हैं जिन्हें हम गैमा कैमरास बोलते हैं। तो ये बेटा आपने बात खुद से लिख लेनी है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखी थी, या मेरी बात को आपने लिख के आपने भी इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था रेडियोकार्बन डेटिंग, वो क्या होती है और उसको किस तरह से ये सारा प्रोसेस किया जाता है, वो भी एक एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। उसमें मैंने जो जो कार्बन की हाफ लाइफ लिखी थी वो मैंने अप्रोक्सीमेट लिखी थी, वो ऊपर नीचे कुछ हो सकते था, आप उसको एग्जैक्ट देख लीजिएगा। बेटा दूसरा तो है स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड मेटल्स, और उसके अलावा पावर जनरेशन का सारा प्रोसेस वो भी मैंने आपको डिटेल में बेटा बता दिया है। अभी आपकी क्लास के लिए 9th क्लास के लिए इतना ही काफी है। और एंड में आपके पास यूज इन मेडिसिन, तो इसमें जो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाला, कार्बन डेटिंग वाला और पावर जनरेशन वाला, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी अगर ये फॉर यूज इन मेडिसिन ये बेटा आपके पास एमसीक्यूज में, और ये पूरा टॉपिक आपके पास बेटा क्या आ सकता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे बेटा आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, और उसके साथ साथ फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को भी बेटा डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा एंड हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।